हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अभी लैब असिस्टेंट के बाद में फर्स्ट ग्रेड की है वो तैयारी शुरू कर रखी है, तो उसके अंदर मैं आज आप लोगों को ये एक पुराना पेपर है। ये पेपर हुआ था आपका 22 जुलाई 2016 का पेपर है और ये पूरा 3 घंटे का समय होता है इस पेपर के लिए। और 150 प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 150 है और 300 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें वही माइनस मार्किंग भी है और तो इसको पेपर को मैं आज आप लोगों को सोल्व कराती हूँ। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के और किस लेवल के आते हैं। तो ये 2016 का पेपर है जो आप लोगों को मैं सोल्व करवा रही हूँ। इसमें यहाँ पर एक पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक ग्रह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। एक ग्रह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, तो क्या नहीं बन सकता है? प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर या भौतिक शास्त्री। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका आ जाएगा भौतिक शास्त्री। कि एक जो ग्रह वैज्ञानिक है वो नहीं बन सकता है, तो ये भौतिक शास्त्री आएगा। रसोइया, प्रधान, आहार विशेषज्ञ, ये फैशन डिजाइनर है, ये सब वो बन सकता है। दूसरा हमारा प्रश्न आ जाता है कि एक ग्रह विज्ञान का मूल क्षेत्र है। ग्रह विज्ञान का मूल क्षेत्र है तो वो क्या है? बच्चों की देखभाल और विकास, खाद्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो यहाँ मूल क्षेत्र नहीं है से बात पूछी गई है। तो आपको पता है कि बच्चों की देखभाल और विकास का भी क्षेत्र है, खाद्य एवं पोषण का भी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो क्षेत्र नहीं है वो है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, और वस्त्र विज्ञान और परिधान का आपका क्षेत्र बताया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का कोड है वो बनाया हुआ है, और यहाँ आपको इन सूची 1 में देखना है कि सूची 1 में क्या दे रखा है। एक तरफ जैसे अनाज दे रखा है और दलहन, सब्जी, फल और तेल। तो ये किसके स्रोत हैं? तो अनाज से आपको क्या मिलता है? अनाज किसका स्रोत माना गया है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत माना गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ए का आंसर है 2। तो आप इस कोड के अंदर देखो कि ए है वो 2 किस में आया हुआ है। तो इससे आप ये कर सकते हो कि जो 1 वाला है कोड आपका, ये आपका गलत होगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपका ये 4 नंबर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में देखना है। अब दूसरा नंबर हमें देखना है। दलहन का मतलब क्या होता है? दाल होती है, और दाल किसका स्रोत है? तो ये प्रोटीन का स्रोत है। इसका मतलब आपका जो ये यहाँ पे 2 के साथ जो मैच हो रहा है, आपने देखा है कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो किसके साथ मैच जा रहा है? हमारा 4 नंबर में। तो 2 का मैच हो रहा है हमारा 4 नंबर में, तो इसका मतलब हमारा ये दूसरा ऑप्शन है यही सही जाएगा। अब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा वाला है वो भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, सब्जियां और फल, ये किसका स्रोत है? ये विटामिन और खनिज लवणों का स्रोत होती है। और तेल किसका होती है? तेल कैलोरी किस में होती है? वसा। तेल किस में आता है? वसा में आता है। वसा से हमें क्या मिलती है? कैलोरी की मात्रा मिलती है। इसलिए आपका ये ऑप्शन है, ये डी है, वो सी के साथ सही होगा। इस तरीके से हमारा ये कोड है, बी नंबर वाला कोड है, ये आपका सही हो जाता है। अब हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, डैश के खाने से कब्ज नहीं होती है। तो आपको पता है कि कब्ज का जो सबसे बढ़िया स्रोत माना गया है वो रेशे बताए गए हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आंसर दे रखा है 3 नंबर में कि रेशे, इसको रेफेज के नाम से भी जान सकते हैं हम। तो हमारा तीसरे का आंसर ये हो जाएगा रेशे। तो कब्ज की जो परेशानी होती है, कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है वो आपका रेशा माना गया है। 5वां प्रश्न है, उत्तक तंतु के
टूटने की क्रिया कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है आपकी अपचय। और जोड़ने की क्रिया क्या होती है? उपचय। तो ये दोनों ही प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे टूटने की क्रिया पूछी है तो टूटने की अपचय आ जाती है, और जोड़ने की पूछी जाए तो उपचय आ जाती है, और दोनों को मिलाकर जो क्रिया बनती है वो उपापचय क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर वाला। छठा क्वेश्चन है हमारा कि अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है। अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है आपका लाइसिन। लाइसिन ये एक अनाज में मिलने वाला जो प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन का ही एक हिस्सा होता है जो लाइसिन के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी हमारा सही हो जाएगा। अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है। तो विटामिन ए, सी और डी ये तीनों ही आपके नहीं होंगे, तो इससे क्या आपका विटामिन आएगा? ये विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अनाज जब पीसा जाता है तो उस पिसाई के साथ और उसको चमकाने यानी उसको और सुंदर चमकीला बनाने के लिए परिष्करण, उसकी अलग अलग तरीके की जो परिष्कृति है उसकी साफ सफाई से संबंधित, तो इससे हमारा विटामिन बी है वो नष्ट हो जाता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज आंच के संपर्क में आते हैं वह है। तो खाना बनाने में एक तो आ जाता है हमारा, जैसे ये चारों ही हमारी खाना बनाने की प्रोसेस बताई ली है। ग्रिलिंग है, भूनना है, बेकिंग करना, भाप में पकाना, या इसको स्टीमिंग भी हम कह सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढे जो आप पूरी तरीके से जानते हो। अब जैसे भाप से बनाना है तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि खाना बनाने की वह विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज आंच के संपर्क में आता है। तो तेज आंच के संपर्क में कौन सा आता है? आपकी ग्रिलिंग आती है प्रोसेस। ग्रिलिंग के अंतर्गत क्या होता है? ग्रिल होती है लोहे की तार की, और उसके ऊपर आंच के ऊपर वो ग्रिलिंग लगी हुई होती है जिससे तेज तार का संपर्क उनके सामने आता है। भुनना है तो भुनना प्रोसेस भी क्या होती है? किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है, आंच के संपर्क में ये प्रोसेस हमारी नहीं आती है। और बेकिंग करना भी, बेक करना यानी ओवन वगैरह के अंतर्गत, टोस्टर के अंतर्गत, तो ये भी आपका डायरेक्ट तेज ताप के संपर्क में आने वाली विधि नहीं है, तो ये ग्रिलिंग इसका आंसर हो जाएगा। फिर 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती है वह क्या है? एक तो देखो भाप की मैंने आपको प्रोसेस बता रखी है, आपको खाना बनाने की विधियों के बारे में वर्णन किया था। तो वहाँ पे एक तो प्रत्यक्ष विधि देखी थी हमने और एक अप्रत्यक्ष विधि देखी थी। तो इडलियां जिसमें बनाई जाती है वो आपकी प्रत्यक्ष का मतलब सीधा भाप के द्वारा बनने की प्रोसेस आ जाती है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपका ठीक होगा। आगे हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है आयोडीन खाने से बचाव मिलता है किससे? आयोडीन की डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है वो हमारा गलखंड नामक रोग कहलाता है। और साथ में आप और ये भी देख लीजिए, स्कर्वी रोग है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फ्लोरोसिस है, ये आपके फ्लोरीन की कमी से आपका देखा जाता है। रक्तहीनता, रक्त की कमी होना, ये आपकी विटामिन डी से भी देख सकते हो आप। विटामिन डी की कमी से भी जैसे हड्डियों से संबंधित आपकी जितनी समस्या आती है वो भी आती है। और आपका जो रक्तहीनता है ये आपका सीधे मतलब कि खाने पीने के अंदर आपका जो स्तर होता है वो कम होने की वजह से ही रक्तहीनता है। ये साथ में आपकी रक्तहीनता के साथ जो पानी की कमी से आपकी देखी जाती है। तो ये इस तरीके से आप इसको बता सकते हो कि किसकी कमी से ये कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन का स्तर आपका नीचे गिरने से
रक्तहीनता की समस्या है, लौह तत्व, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लौह तत्व की मात्रा आपको भोजन में भरपूर, लौह की कमी से होने वाला रोग है वो आपकी रक्तहीनता का स्पष्टीकरण दिखाता है। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है कैरेमलाइजेशन। तो ये इसका 1 नंबर है वो आपका सही हो जाता है। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है, प्रोटीन की बात है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है, किस में होता है, दालों व फलियों में, अंडे व मीट में, अनाज व मिलेट में, सब्जी व फलों में। तो आपको पता है कि आपको प्रोटीन 2 प्रकार के, एक वनस्पति से और एक आपका जानत्व है, और जानत्व जो प्रोटीन होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। तो अंडे और मीट यानी मांस मछली, इससे आपको प्रोटीन है वो उच्च गुणवत्ता का प्राप्त होता है। समय एक बहुमूल्य साधन है, कैसा है, निहित है, अर्जित है, मानवीय है और गैर मानवीय है। तो इसमें देखो मैंने आपको ये समय वाला जो बिंदु लैब असिस्टेंट वाले में पढ़ाया था, तो समय एक बहुमूल्य साधन है, और कैसा साधन है, सीमित साधन है, और इसको मानवीय और गैर मानवीय दोनों ही साधन बताए गए हैं। यहाँ पर जो सही हुआ है वो आपका मानवीय संसाधन में समय को शामिल किया गया है। निकल और डार्सी ने इसको गैर मानवीय में शामिल किया है, और ग्रॉस और कैंडल ने इसको मानवीय संसाधन में शामिल किया है। और अगर यहाँ पे निकल और डार्सी, ग्रॉस और कैंडल दोनों ही नाम नहीं आए हैं तो इसको हम किस में लेंगे, मानवीय संसाधन के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। फिर आपका आ जाता है साधन है, कैसे है साधन, सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम में आने वाले हैं, आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं। तो साधन क्या है, हमारे सीमित साधन है, और सीमित साधनों से ही हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक आय को आय भी कहते हैं, इसको प्रत्यक्ष आय कहते हैं, वास्तविक आय को पैसा, मानसिक आय, कुल, संपूर्ण। तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय कहेंगे। तो ये भी मैंने आपको लैब असिस्टेंट वाले में टॉपिक है, वो आपको आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय, और एक आपकी आ गई ये मानसिक आय। तो यहाँ पर जो वास्तविक आय है इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष मौद्रिक आय, उसको हम प्रत्यक्ष के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है हमारा, डैश मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होते हैं। तो क्या उत्पन्न होते हैं मनुष्य की इच्छा से और रुचि से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे मूल्य, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये हमारे 3 हैं, और तीनों में जो मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होने वाले हैं वो हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर 3 नंबर वाला हो जाएगा। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है, तुलना, अब मूल्य, लक्ष्य और स्तर में हम तुलना करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, यानी स्तर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा 2 नंबर वाला। एक अच्छा बजट होता है, कठोर, जो लचीला ना हो, आदर्शवादी या अवास्तविक। तो ये भी मैंने आपको बजट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि लचीला बजट का मतलब है कि जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लचीले का मतलब, और जो कठोर होगा उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकेंगे, चाहे हमारी आवश्यकता क्या किसी भी तरीके की क्यों ना हो, ये आवश्यकता के अनुसार हम अपने बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो बजट हमारा क्या हो जाता है, लचीला बजट हो जाता है। अब आगे का 19 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में आता है, इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है, बैंक में जमा बचत, बीमा पॉलिसी, लोक भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। तो आवश्यक अनिवार्य बचत श्रेणी के अंदर आ जाती है आपकी कर्मचारी भविष्य निधि योजना।
20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर्स से प्राप्त करता है, यानी शेयर से प्राप्त होने वाला प्रतिलाभ क्या कहलाता है? तो ये लाभ कहलाता है आपका लाभांश। आप जब किसी मकान या दुकान को आप देते हो तो उससे आपको क्या मिलता है? किराया मिलता है। और जो पूंजी आप किसी व्यक्ति को उधार में या देते हो तो उससे आपको ब्याज की प्राप्ति होती है। और सेवाएं आपकी जो निःशुल्क भी हो सकती है और शुल्क वाली भी हो सकती है सेवाएं, जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको कार्य करने या किसी भी तरीके की हेल्प के लिए प्राप्त होती है, तो वो आपकी सेवाएं कहलाती है। आगे हमारा 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और अब 21 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। रेशम एक रेशा तंतु है। रेशम कैसा तंतु है? तो आपको मैंने इन दोनों रेशों के बारे में, ऊन और रेशम के बारे में पढ़ाया है आपको अच्छे से। तो ऊन और रेशम दोनों ही क्या है? जानत्व रेशे की श्रेणी में आते हैं और इनको प्रोटीन युक्त रेशे के नाम से भी जानते हैं। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक होता है, ताप का अच्छा सुचालक कौन माना गया है? कपास माना गया है। रेशम कुचालक होता है, ऊन है ये भी ताप का कुचालक होता है, और नायलॉन है ये भी ताप का कुचालक है। अगर कुचालक में इनका नाम आए तो आप इनमें कर सकते हो, और सुचालक आपका क्या होता है? कपास होता है, जो ताप को सहन करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको सुचालक कहा जाता है। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है। पानी सबसे ज्यादा कम कौन सा सोखता है? तो पानी सोखने के लिए आपका रेशम है ये भी पानी नहीं सोखता है। कपास पानी सोखता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, तो ये कपास आपका पानी सोखने वाले में आता है। ऊन है, इसकी भी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे नायलॉन है, ये इसकी क्षमता है पानी सोखने की सबसे कम इसके अंतर्गत देखी गई है। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऊन के अंदर आपकी केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और बाकी ये तीनों ही प्रोटीन आपके ऊन यानी रेशम से नहीं मिलती है, बल्कि आपको जो प्रोटीन का प्रयोग करते हो खाने के रूप में, उनसे प्राप्त होने वाली प्रोटीन है ये मानी गई है। केराटिन है ये आपकी ऊन है, वो इस प्रोटीन का स्रोत माना गया है। फिर आपका आ जाता है यार्न। यार्न का मतलब है धागे। जो छोटे तंतुओं रेशों से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्टेपल। स्टेपल और फिलामेंट होता है लंबे। छोटे तंतुओं को स्टेपल और लंबे तंतुओं को फिलामेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका अभी लैब असिस्टेंट वाले में आया है। छोटे तंतु और बड़े तंतुओं को क्या कहा जाता है? दोनों ही एक साथ पूछे गए थे। यार्न धागे जो छोटे तंतुओं रेशों से बने होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टेपल रेशे कहेंगे। आपके 25 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे, और 26 नंबर वाला क्वेश्चन है, कपड़ा बनाने की विधि को कहा जाता है। तो कपड़ा बनाएंगे तो उस विधि को बुनाई विधि कहा जाता है। कताई है, धागा जब तैयार किया जाता है तो उस प्रोसेस को कताई कहा जाता है। कार्डिंग और कोम्बिंग है, ये आपकी कताई प्रोसेस। हम जब बुनाई प्रोसेस के अंदर पहुंचते हैं तो उनके अंदर ये आपकी कोम्बिंग है, ये धागों को समानांतर करने की है। कार्डिंग है तो ये आपकी जो उससे गंदगी वगैरह कपास के रेशों से हटाते हैं, बीज को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्डिंग कहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनके इंग्लिश वर्ड है कार्डिंग और कोम्बिंग, यही डायरेक्ट दे रखा है। तो इन प्रोसेस में आपको एक तो इंग्लिश और हिंदी है, दोनों वर्डों का ध्यान रखना जरूरी होता है। डेनिम बनाने में उपयोग आती है आपकी कौन सी प्रोसेस है? बुनाई की प्रोसेस है ये। सादी बुनाई, साटिन बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। तो ये आपकी बुनाई की प्रोसेस है। अलग अलग
इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया था, लैब असिस्टेंट वाले में खाली बुनाई प्रक्रिया ही बताई थी। तो ये आपको अभी आगे और वाली विधि है उसमें बताऊंगी कि जो ये अलग अलग कपड़ों के प्रकार है। यहाँ पे डेनिम बनाने की विधि पूछी है, तो ये आपकी ट्विल बुनाई आ जाती है। ट्विल बुनाई में क्या होता है, तिरछी इस तरीके से जो लहरें दिखाई देती है आपकी बुनाई के अंदर, इस तरीके से सीढ़ियों की तरह ये बुनाई होती है। और ट्विल भी आपकी अलग अलग तरीके से बुनती है, तो इनके ऊपर हम चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। ये पेपर मैंने पहले आप लोगों को इसीलिए बताया है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए पढ़ाते समय भी कि जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, कौन सी बात को हमें ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 28 नंबर वाले क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा मानवीयकृत सेल्यूलोजिक तंतु माना गया है। अभी प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि पहला मानवीयकृत रेशा कौन सा है। तो पहला मानवीयकृत रेशा आपका रेयोन आ जाता है। और यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा मानवीयकृत सेल्यूलोजिक तंतु है। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन और एसीटेट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो एसीटेट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है, यानी नमूने इसमें कौन सी बुनाई में बुनते हैं। सादी बुनाई में, सादी बुनाई में कोई नमूना नहीं बनता है, एक के ऊपर एक के नीचे इस तरीके के चेक या बास्केट बुनाई भी इसको कह सकते हैं। ट्विल बुनाई है, साटिन बुनाई है और डोबी बुनाई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा नमूनों वाली बुनाई, तो वो आपकी डोबी वाली बुनाई है, वो इसका आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। तो कांच युक्त तंतु भी नहीं होगा, धातु युक्त भी नहीं होगा और कार्बन युक्त भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स है, खिलाड़ियों के वस्त्र बनाने के लिए यूज में किया जाता है। अब आगे आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, गर्भकालीन अवस्था है गर्भाधान से जन्म तक, जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, 30 दिन से 2 वर्ष तक और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो ये आपको पता है कि गर्भकालीन अवस्था 9 माह की होती है, जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक वो अवस्था मानी जाती है। और 30 दिन की अवस्था को नवजात अवस्था कहा गया है और 30 दिन से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है और 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी प्रश्न है वो आपका बनाया जा सकता है। फिर आगे का प्रश्न है, 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का गुना हो जाता है। तो 1 वर्ष में